नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खाद्य विभाग में पदस्थ अधिकारी पर दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। दहेज में नहीं दी कार तो असिस्टेंट प्रोफेसर ने तोड़ दी शादी, पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष का मुस्लिम समाज के युवाओं ने किया विरोध, सीएए पर जताई नाराजगी। 25 जनवरी तक धान खरीदी बढ़ाए जाने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष ने जिले के किसानों को दिया आश्वासन। महाप्रबंधक के आगमन से पहले रेलवे स्टेशन और परिसरों की बदली तस्वीर, 17 को निरीक्षण करेंगे अधिकारी। OLX के नाम पर धोखाधड़ी, बाइक दिखाकर 15,000 की ठगी। और खाद्य विभाग ने फिर शुरू की छापामार कार्रवाई, मसाला पैकिंग दुकानों से सामग्री जब्त। और अब खबरें विस्तार से। बीपीएल राशन कार्ड के नाम पर चलने वाले फर्जीवाड़े पर फरवरी माह से पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी प्रशासन के द्वारा की जा रही। जिले के भीतर 3,27,000 बीपीएल के पात्र परिवार है। अब तक जिले में 2,52,000 पात्र परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है। इस कार्य में जिला मध्य प्रदेश में 6ठे स्थान पर है। जिले में 3,27,000 पात्र परिवार हैं जिनका सत्यापन कार्य चल रहा है। अब तक जिले के अंदर 2,52,329 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है और ये सत्यापन कार्य जारी है। जिले के अंदर 1,752 जांच दल गठित किए गए हैं जो निरंतर कार्य कर रहे हैं। सत्यापन अभियान के अंतर्गत जिले की प्रदेश स्तर पर 6ठे नंबर पर पोजीशन है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के तर्ज पर जिले में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पटवारियों ने सत्यापन कार्य का विरोध किया था, लेकिन कलेक्टर दीपक आर्य की समझाइश पर सभी ने इसमें बेहतर सहयोग दिया। नतीजा लगातार सत्यापन कार्य किया जा रहा है। नहीं, सत्यापन में उनके कारण किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई है। कलेक्टर महोदय ने उसमें समन्वय स्थापित कर सभी को आदेशित किया है कि ये जो है प्रदेश स्तर का महत्वपूर्ण अभियान है और इसमें सभी लोगों ने सहयोग कर अपना अब जो ड्यूटी लगाई है उसके अनुरूप काम करें। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी बहुत सहयोग है और जिले के जो पटवारी लोग हैं वो भी सहयोग करके काम कर रहे हैं और जो पंचायत सचिव है GRS वो भी सहयोगात्मक तरीके से टीम वर्क की भावना से काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हम जो है इस बहुत बड़े अभियान को यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी जो है इसको 100% करने की प्रयास कर रहे हैं। अनुमान के मुताबिक फरवरी माह तक जिले के भीतर बीपीएल राशन कार्ड धारियों का सत्यापन कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद केवल पात्र परिवारों को ही राशन मिलेगा, जिससे बहुत बड़े फर्जीवाड़े के माध्यम से पात्र परिवारों तक राशन पहुंचाने में हो रही दिक्कत दूर हो जाएगी। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियाज अहमद का मुस्लिम युवाओं के द्वारा विरोध किया गया। इस विषय पर मुस्लिम युवाओं ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा CAA लागू किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। भाजपा समर्थित सभी अल्पसंख्यक मोर्चा को इस बात का विरोध करना चाहिए, बल्कि मोर्चे के सदस्य और पदाधिकारी उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके विरोध में आज यह विरोध प्रदर्शन किया गया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा CAA को पारित किया गया है उसके विरोध में देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। समस्त जो भी बीजेपी से जुड़े हुए अल्पसंख्यक मोर्चे के जो पदाधिकारी है वो पूर्णतः अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए इस्तीफे दे रहे हैं। उस पर जैसे कि आज यहाँ पर विरोध किया गया, मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष श्री नियाज अहमद साहब का विरोध किया गया। इसको देखते हुए कि जैसे हम आज CAA का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से उसका प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं, तो उसका विरोध आज बालाघाट के मुस्लिम आवाम ने यहाँ पर किया है। तो वो क्या समाज से मिलने आए थे या राजनीति की बात कर रही थी? क्या हमको इतला नहीं थी इसलिए वो आ रहे हैं, बस हम लोगों को पता चला तो हम लोग बस उनके विरोध में खड़े हो गए। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके से इस बात को नहीं चाहते कि आप इस चीज़ का समर्थन करें। विरोध करने वाले युवाओं ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बालाघाट क्यों आए हैं। वे बस उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। शहर में अंजुमन इस्लामिया स्कूल है और उसे वर्षों से मदद की जरूरत है।
बावजूद इसके कि अब अध्यक्ष इस ओर ध्यान दे रहे हैं जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आज आप 3 साल से पद पर है, आपको आपके आखिरी समय में याद आ रहा है कि बालाघाट में भी कोई अंजुमन स्कूल है, आपका कार्यकाल महीने भर में खत्म हो रहा है, आपने 3 साल के भीतर में बालाघाट के अंजुमन स्कूल के लिए क्या एक्शन उठाए थे, आपको जवाब दे दीजिए। अच्छा, इसलिए समाज द्वारा विरोध किया गया, उनको भगाया गया, उसका विरोध किया जा रहा है। नहर, मेड़बंधान सहित अन्य कार्य करने के 1 साल बाद भी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जागपुर पंचायत के लोगों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। 16 जनवरी को जिला पंचायत में आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीण अपनी परेशानी बताने पहुंचे। वे सीधे सीधे पंचायत के सरपंच और सचिव पर इस बात के लिए आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे। जी, हमारा तीसरे माह से काम किए हम लोग ने, आज तक के राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। कौन सा काम किए थे, क्या काम किए थे? नहर का काम किए थे, मेड़ा बनाने का काम है, तालाब का काम है, जिनकी राशि के सरपंच द्वारा क्या किया गया है पता नहीं है। वो कहते हैं उनके पास जाओ, बोलो सरपंच को कि राशि का भुगतान करो, कह के तो हो जाएगा, एडजस्ट कर देंगे, ऐसा कहते हैं। अब राशि कैसा किए हैं अब वो जानते बैठे। अच्छा, अभी तक काम खुले कि नहीं खुले? अभी तक काम खुले ना जी, काम हुए हैं, उसके बावजूद भी मतलब कहीं काम पे नहीं लगाया गया, एडजस्ट नहीं किया गया। सरपंच के माध्यम से हम एडजस्ट कर देंगे कह के कहते हैं। अच्छा, तो मनरेगा के तहत काम करेंगे कि नहीं करेंगे अभी आप लोग? राशि का भुगतान होगा तो क्यों नहीं करेंगे जी। तो कब से, मतलब कितना माह हो गया अटकी हुई राशि? तो लगभग 10 माह होते आ गया है। नहर का पैसा नहीं मिला। कब काम किए थे आपने? गर्मी में। क्यों नहीं मिल पाया अब तक? नहीं मालूम। तो किस तहत काम किए थे? सरपंच। नहीं, क्या काम किए थे? कंक्रीट। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर जरेरा पंचायत पहुंचने के लिए 1 वर्ष से जर्जर सड़क अब 2000 से अधिक किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई। पंचायत में बनाए गए खरीदी केंद्र से 6 दिसंबर के बाद धान का उठाव करने परिवहन कर्ता नहीं आए। इसके पीछे बड़ी वजह गांव तक पहुंचने के लिए बेहद ही जर्जर सड़क को बताया जा रहा है। सर, एक तो 1 साल से बन रही है ये, उसके बाद भी अभी काम ऐसा है, अधूरी चल रहा है इनका। परेशानी सर वही है, भाई ये न ट्रक आ रहा है यहाँ धान का, और भाई बैल ढो रही है, सब गिट्टियों से सब तरवाई हो रही है इनकी। सभी वर्ग परेशान है। हाँ जी, हाँ। खरीदी केंद्र से धान का उठाव नहीं होने के कारण किसानों की धान 2 दिन में खरीदी जा रही है, जिस कारण खरीदी केंद्र पहुंचने वाले हर एक किसान कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपनी धान जगवाली के लिए खरीदी केंद्र में रहना पड़ रहा है। यहाँ मैंने अपनी धान लेके आया हुआ हूँ। कब से लेके आया हूँ? मैं तो 2 दिन से परेशान हूँ। क्यों? उठाव नहीं होने के कारण क्या है, किसान लोग जो अपनी धान लाया हुआ है तो समिति वाले का ऐसा कहना है कि भैया जब तक कि मैं धान को उठाऊंगा नहीं तो पूरे प्रांगण में पूरी धान फैली हुई है, मैं कैसे आपको कट्टी दूंगा। इससे हमको काफ़ी परेशानी, अपनी धान को जगना भी पड़ रहा है रात में सोए हैं। अच्छा, ये बताइए कि किसकी गलती लग रही है जैसे उठाव नहीं होने का? प्रशासन की। किसान के कारण तो अब ऐसा है, पूरे किसान रात को विचार हुआ है कि शासन का विरोध करेंगे और इसके लिए चक्का जाम भी करेंगे, इनायत धान को उठवाने भी नहीं देंगे, क्योंकि धान उठेगी नहीं तो किसान के अकाउंट में पैसे कहाँ से आएगा। धान लेके आया था कल 130 कट्टी। कब? कल आया था करीब 12 बजे। अच्छा, ये बताइए अभी तक हो गई आपकी खरीदी हुई है, काटा नहीं हुआ है अभी। काटा के लिए परेशान है, सुबह से आए हैं तो काटा नहीं मिल पा रहा है। किसान लोग इकट्ठे हो गए हैं, सब लोग माल लाए हैं तो। अच्छा, ये बताइए, और उठाव की क्या स्थिति यहाँ पर? उठाव तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे, एक भी उठाव नहीं हुआ है। तो पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा? पेमेंट तो 1 महीने से दिया हूँ, धान 16 तारीख को दिया हूँ, तो अभी तक पेमेंट नहीं आया है। क्या वजह लगती है आपको? यहाँ के प्रबंधक को पूछो, समिति को पूछो तो बोल रहे माल नहीं उठा, अभी माल नहीं गया यहाँ से। किसान की हालत खराब है, अभी शादी आ गई 4 तारीख को मेरे घर में। धान का उठाव नहीं होने की वजह से किसानों को बाहर जाने के लिए एक दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। यही नहीं, धान भरने के बाद तौल के लिए लंबी कतार लगानी पड़ रही। मैं तो कल से आया हूँ, कटिया नहीं मिल रही है, बारदाने नहीं मिल रहे हैं, माल नहीं उठ रहा है। बारदाने अगर मिलेंगे तो किसान उसको व्यवस्थित करेगा, फिर उसकी सिलाई वेट वजन कराएगा। और प्रशासन, ये तो सब प्रशासन का। ये बताइए, जैसे देखा जा रहा है कि माल न उठने के कारण किसानों को भी काफी परेशानी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैसी परेशानी आ रही है? ये धान की जगवाली किए जा रहे हैं किसान लोग। जागपुर खरीदी केंद्र के प्रभारी झनकलाल ठाकरे बताते हैं कि धान का उठाव 6 दिसंबर के बाद से नहीं हुआ है, जिस कारण 12,000 क्विंटल से अधिक धान वर्तमान समय में खरीदी केंद्र पर रखी हुई है। मौसम खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। सड़क की परेशानी परिवहनकर्ताओं के द्वारा बताई जा रही है। 15 तारीख तक 9,868 कुंटल 80 किलो की खरीदी हो चुकी है,
और परिवहन? परिवहन मात्र 320 कुंटल हुआ है। कब हुआ परिवहन? ये सर हमारा 13/12/2019 को और 17/12/2019 को। अच्छा, 2 ही बार हुआ है मतलब? जी जी। उसके बाद से फिर हुआ ही नहीं? नहीं सर। तो आपने अवगत नहीं कराया कि परिवहन नहीं हो रहा है करके? परिवहन सर सभी अधिकारियों को मालूम है कि यहाँ ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं लगा रहा है, और गाड़ी परिवहनकर्ता से बात की जाती तो वो बोलता है कि तुम्हारे जरेरा आने के लिए रोड खराब है, इसलिए वो गाड़ी नहीं लगा रहा है। धान खरीदी की अंतिम तारीख करीब होने के कारण सहकारी बैंक के अधिकारी भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार खरीदी करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें धान का परिवहन नहीं होने की चिंता भी लगातार सताई जा रही है। देखिए, हमारी जो एक समिति है जरेरा, जो बड़ी समिति में है, जहाँ पे किसानों की संख्या भी ज़्यादा है, वहाँ आज की स्थिति में लगभग 12,000 क्विंटल धान जो है परिवहन के लिए बचा है। दिनांक 6/12/19 को मात्र 320 क्विंटल का परिवहन हुआ था। तब से लेके आज तक वहाँ किसी भी प्रकार का कोई परिवहन नहीं हुआ। किसानों की समस्याओं को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की मांग पर हमने अपने मैनेजमेंट से, अपने CEO साहब से अनुमति लेकर हमने वहाँ खरीदी शुरू की है। व्यवस्था बनाकर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को तकलीफ ना हो, लेकिन अगर जगह ही नहीं बचेगी तो फिर हम धान खरीदी कर धान रखेंगे कहाँ, आप ही बताइए। कितने दिनों बाद में बंद कर दी जाएगी? देखा जा रहा है काफ़ी किसान भारी मात्रा में है वहाँ पे किसान। आज ही जो है वहाँ पे 15,000 कट्टी लगभग 6,000 क्विंटल धान आई है, और पहले की जानकारी के अनुसार 20 तारीख तक खरीदी की अंतिम तिथि थी। अब ऐसी परिस्थिति में किसान परेशान आ रहे हैं, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनकी धान खरीद लें, और लेकिन अभी तक परिवहन की कोई समस्या का सॉल्यूशन निकला नहीं है। और हम बार बार जो है DMO साहब से और अपने बैंक मैनेजमेंट से इस बात की मांग कर रहे हैं कि परिवहन की व्यवस्था बनाई जाए। पद्मेश न्यूज से दूरभाष पर चर्चा के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष शीना कावरे ने बताया कि उनकी ओर से धान खरीदी की तारीख में 5 दिन की वृद्धि किए जाने का शासन से चर्चा की जा रही है, जिससे किसान अभी परेशान ना हो। वर्तमान समय में 20 जनवरी तक धान खरीदी की अंतिम तारीख रखी गई है। इस तारीख को बढ़ाकर 25 जनवरी तक कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पलायन को रोकने में बेअसर साबित हो रही है। ऐसे ही कुछ मजदूरों से जब पद्मेश न्यूज की टीम ने चर्चा की तो उन्होंने अपनी आप बीती कुछ इस तरह से हमें बताई। आज ये भी काम बंद है तो कैसा करेगा जी? कौन से काम बंद है? ये पंचायत का काम है। पंचायत के पूरे काम बंद है क्या? पूरे काम बंद है। अच्छा, तो पहले काम किए थे क्या आपने? जी। कब किए थे काम? ये अभी मतलब ये दिवाली के पहले काम किए थे अपने। तो भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितने दिन काम किए थे आपने? कम से कम महीना पर काम किया जी। भुगतान नहीं हो रहा है जी। क्या का? पंचायत का। अच्छा, मनरेगा का? पंचायत का। अच्छा, काम किए थे क्या आपने? क्या क्या काम किए थे? रोड बनाई का है, अभी 2-3 हज़ार रुपये नहीं मिला है अपना। हाँ, वक्त पे पैसा नहीं मिलता तो क्या करेंगे अपन सर? हाँ, इसके लिए अपन ये लकड़ी बेच के गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने माह का बचा हुआ? नहीं, दीपावली के पहले का है जी, अभी तक नहीं हुआ जी। मनरेगा की मजदूरी का भुगतान नहीं होने के विषय पर जब दूरभाष पर मनरेगा प्रभारी रूपेश इवने से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीते कुछ समय से मजदूरी के भुगतान का पैसा देरी से आ रहा है, जिस कारण लगातार परेशानियां बनी हुई है। आपको बता दें कि मजदूरी भुगतान नहीं होने का यह आंकड़ा 45 लाख रुपए तक पहुंच गया है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग में कार्यरत अधिकारी गगन चौकसे पर एक महिला द्वारा धोखाधड़ी करते हुए दूसरा विवाह करने का आरोप लगाया गया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी महिला प्रीति झारिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गगन चौकसे से उनका विवाह 6 जनवरी 2019 को अंतर जातीय विवाह वैदिक रीति रिवाज के अनुसार आर्य समाज इटारसी में हुआ था। दोनों का विवाह प्रमाण पत्र भी महिला द्वारा प्रस्तुत किया गया और आरोप लगाया गया कि उसके बाद से प्रीति अपने पति गगन चौकसे के साथ बालाघाट में रहती थी। 2 माह से प्रीति अपने मायके जबलपुर में रहती है। तब उसे पता चला कि गगन चौकसे ने दूसरी शादी कर ली है। प्रीति ने कई बार बालाघाट आकर पता किया, लेकिन पति गगन चौकसे से मुलाकात नहीं हुई। 14 जनवरी को जब प्रीति झारिया वापस एक बार बालाघाट आई और गगन चौकसे से मुलाकात की तो गगन चौकसे ने बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है, अब वह प्रीति के साथ नहीं रह पाएगा। इस बात से आहत होकर प्रीति द्वारा गगन चौकसे के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया 294, 323, 506,
494 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई। 17 जनवरी को राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक न्यायालय परिसर में मतदान किया जाएगा। राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव में 145 सदस्यों को चुने जाने के लिए मतदान किया जाना है। बालाघाट न्यायालय में 364 अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आगामी दिनांक 17/1/2020 को प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों का चुनाव आयोजित किया जाना है, जिसके लिए मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि उक्त सभी अधिवक्ता, सम्मानीय अधिवक्ता से अनुरोध है कि वह उक्त चुनाव में उपस्थित हों और साथ में ही अपने आवश्यक परिचय पत्र वगैरह, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित होती है, वो लेकर आएँ, तभी ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उसके लिए हमने जिला न्यायालय परिसर में ये मतदान केंद्र बनाया है और इसी मतदान केंद्र पर कल चुनाव आयोजित होने हैं। शाम के 5 बजे तक चुनाव का समय रहेगा और इसके लिए हमने आवश्यक पुलिस को भी लिखा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी रहेगी। सर कितने इस चुनाव में करीब लगभग 145 सदस्यों का अपने भाग्य का फैसला आजमाएंगे और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, वो करीब 364 हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। सर एक पूरे प्रदेश मकर संक्रांति के त्योहार के अवसर पर कायस्थ महिला मंडल द्वारा शहर के चित्रगुप्त नगर सभागार में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं उपस्थित थीं। हल्दी कुमकुम के साथ साथ वार्षिक सम्मेलन मेल मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मुख्य रूप से हल्दी कुमकुम का त्योहार पति की लंबी आयु के लिए प्रतिवर्ष समाज की महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये हमारे यहाँ का कायस्थ महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें सभी कायस्थ महिलाएं आती हैं, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम देती हैं और इस बहाने सबका परिचय होता है एक दूसरे से। इसके अलावा मिलन समारोह, समझिए मिलन समारोह होता है, सब वान देती हैं और उसके बाद स्वल्पाहार का आयोजन किया जाता है और इस प्रकार से हंसी खुशी ये त्योहार मनाया जाता है। क्या महत्व रहता है मैडम? हल्दी कुमकुम में अपने पति के सौभाग्य की और उसकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का कार्यक्रम ऐसा रहता है, हर मास चलता है जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता। लेकिन 14 जनवरी जब संक्रांत आती है उसके बाद से सब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके खुशहाल जीवन के लिए, अपनी ससुराल मायके दोनों पक्ष का खुशहाल जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और हल्दी लंबे सौभाग्य के लिए हल्दी कुमकुम का आयोजन आदान प्रदान। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कटंगझरी में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अपने आयोजन के 47वें वर्ष में प्रवेश करते हुए 14 जनवरी से जारी बैलजोड़ी पट प्रतियोगिता का 16 जनवरी को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली वारा की बैलजोड़ी वीर नील को विजेता घोषित किया गया, जिन्हें समिति के द्वारा प्रथम पुरस्कार 21,001 रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं मोहाड़ी की बैलजोड़ी करण मुंडी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर 16,001 रुपए का पुरस्कार और तृतीय स्थान पर अमृत टोला आंजन बिहरी की बैलजोड़ी छुन बजरंग को 13,001 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। पट स्पर्धा के आयोजन में बालाघाट, सिवनी व महाराष्ट्र जिले की नामी गिरामी 85 बैलजोड़ियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता बैलजोड़ियों के मालिकों को पुरस्कृत किया गया। पट प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में क्षेत्रीय पट प्रेमी मौजूद रहे। अभी जो जोड़ी विजय घोषित की गई वो 5वें नंबर की थी काजल मारी पटेल टोला। अरे यार उसी को पब्लिक पे रखना था, फिर उसने आर डाल दिया तो बीच में पब्लिक। गब्बर का ले लो जी। है बाजू में भाई ये पोल आ रहा है ना। आया जी।
लगभग 47 वर्षों से प्रथा चली हुई आ रही है हमारी पट प्रतियोगिता की। तो इस साल कितने दिवसीय था ये? यह 3 दिवसीय पट प्रतियोगिता रखी गई थी। कौन कौन लोग विजयी रहे इसमें? इसमें वारा के पटेल साहब हैं, मोवाड़ी वाले रमेश पटेल, और 3 नंबर में आंजन बिरी के पटेल साहब हैं। ऐसे अन्य 31 इनाम तक की जोड़ियाँ दौड़ाई थी। सभी लोगों को नगद पुरस्कार दिया गया? सभी को नगद पुरस्कार दिया गया। तो अभी किस प्रयोजन से आप लोग 47 वर्षों से जो चला आ रहा है, ये क्या उद्देश्य रहता है इसका? 47 वर्षों से चलाने का उद्देश्य ये है कि सभी किसान भाइयों की उत्सुकता बैलों के प्रति जागृत होती है। अच्छे अच्छे बैल पाले जाते हैं और गाँव में एक उमंग होती है, एक के प्रति एक स्पर्धा टाइप की भी गाँव में होती है कि बैल पालना चाहिए। कहाँ से जोड़ पहुँची यहाँ? बालाघाट, सिवनी और महाराष्ट्र की 3 जोड़े आई हुई थी 3 डिस्ट्रिक्ट से। कितनी जोड़ दौड़ी? लगभग वारासिवनी स्थित आंगनवाड़ियों की कार्यकर्ताओं ने 16 जनवरी को एसडीएम संदीप सिंह के नोटिस के जवाब में एसडीएम से मुलाकात कर जवाब दिया। यह मुलाकात के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि गत दिन पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा लाभार्थी परिवार सत्यापन अधिनियम 2019 के तहत सौंपे गए दायित्व के निर्वाह के प्रति लापरवाही बरतने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके संबंध में गुरुवार को मुलाकात कर जवाब दिया गया है कि लाभार्थी परिवार सत्यापन अभियान 2019 के तहत सत्यापन करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत परिवार का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। लेकिन सत्यापन कार्य के साथ साथ सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला बाल विकास की विभागीय गतिविधियां जैसे मासिक जानकारी तैयार करना, मासिक बैठक में सम्मिलित होना तथा अनेक बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना पड़ता है। सर, हम खाद्यान्न पर्ची का सर्वे कर रहे थे तो इसमें लेट लतीफ हो रहे हैं। आंगनवाड़ी भी देखना है हमको, सारे विभागों का काम हम पर सौंपा गया है। कौन कौन से काम है? पल्स पोलियो का है, महिला बाल विकास का तो कर ही रहे हैं। ये अभी खाद्यान्न पर्ची वाला काम आ गया, बीएलओ वाला काम कर रहे हैं। सर, कार्यकर्ता इतनी परेशान हो रही है, सुबह से उठती है, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रही है। 9 बजे से भी थोड़ी देर आंगनवाड़ी जाना पड़ता है, वहाँ भी मंगल दिवस मनाना ही मनाना है, रेखा रजिस्टर कंप्लीट करना है। हालांकि हमारे अधिकारी से भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है करके। आपको कोई नोटिस जारी हुआ था क्या? हाँ, अभी एसडीएम साहब से हमको नोटिस मिला था, हम नोटिस का जवाब देने के लिए आए थे। नोटिस मिला था? हाँ सर, कि हम इतने समय तक ये सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आश्वासन दिया तो सर ने बोले कि एक दिन में 3-3, 4-4 घर ही करो, पर काम करना। रामटेक और नासिक पंचवटी की तर्ज पर धार्मिक स्थल रामपायली को पर्यटक स्थल बनाने, गांव का विकास करने, जैविक खेती, गौ समाधि सहित समरसता आदि उद्देश्यों को लेकर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री राम बालाजी ग्राम मंगल यात्रा का आयोजन किया गया है। यह जानकारी 16 जनवरी को गायत्री परिवार द्वारा दी गई। रामपायली कार्यक्रम प्रभारी प्रभात अग्रवाल ने बताया कि यह पूरी यात्रा इको फ्रेंडली मंगल यात्रा रहेगी, जिसमें पॉलिथीन मुक्त पर्यावरण का संदेश दिया जाएगा। 19 जनवरी 2020 को यात्रा निकाली जा रही है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य बालाघाट जिले का रामपायली गौरव है, जहां पर भगवान राम स्वयं आए हैं। रामपायली मंदिर में श्री राम भगवान की सिद्ध मूर्ति है, हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है, इसके अलावा हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है, शिवलिंग है, और ये 5 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है। इसमें लगभग 2019 में 20 से 22 हज़ार संख्या थी, जो इस साल 30 से 40 हज़ार संख्या रहने का अनुमान है, जो पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली यात्रा रहती है। इसका पूरा भोजन महाप्रसाद केले के पत्तों में किया जाता है। यह यात्रा जरामऊ गाँव से रामपायली, लिंगमारा से रामपायली, वाराणसी से रामपायली, भिंडारा से रामपायली और आरंभ से रामपायली, 5 स्थानों से यात्रा निकाली जा रही है। लगभग इसमें 125 से 150 गांव के लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला संयोजक महेश खजांची ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से ग्राम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रामपायली को रामटेक और नासिक पंचवटी की तर्ज पर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना है। कि हमारा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऐतिहासिक दृष्टि से ऊंचाइयों को प्राप्त करे, और इस ग्राम या मंगल यात्रा का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो यही है कि हम रामपायली को ऊंचाइयों पर ले जाएं, एक पर्यटक तीर्थ स्थल के रूप में इसको विकसित करें। जैसा कि अभी बताया गया, 5 स्थानों से यात्रा निकल रही है और इस वर्ष लगभग 35 से 40 हज़ार लोगों के पहुंचने की उसकी वो है। लगभग सब तैयारियां पूर्णता की ओर हैं। यात्रा की विशेषता ये है कि ग्राम जागरण करते हुए यात्रा रामपायली पहुँचेगी और पूर्णतः इको फ्रेंडली है। इसके बैनर भी आपको कपड़े पे मिलेंगे
और जितना बेटर है कागजों में मिलेगा। किंचित मात्र भी थर्मोकोल का या किसी प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि का से भी हम एक शानदार संदेश जनता जनार्दन को इस यात्रा के माध्यम से दे रहे हैं। रेल महाप्रबंधक के प्रवास को लेकर वारासिवनी स्टेशन पर भी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है, मगर महाप्रबंधक का दौरा मात्र बालाघाट तक ही सीमित रहने की खबर के बाद काफी लोग इस दौरे से नर्वस हो गए हैं। दौरा रद्द होने का कारण यह माना जा रहा है कि महाप्रबंधक का जो दौरा होना, उनके लिए जो ट्रेन आ रही है वह इलेक्ट्रीफाई इंजन वाली है और वारासिवनी कटंगी मार्ग पर फिलहाल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। महाप्रबंधक के दौरे को लेकर बालाघाट से लेकर कटंगी के बीच लोगों में काफी उत्साह व्याप्त था। उन्हें ये उम्मीद थी कि महाप्रबंधक अगर आते हैं तो वह अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए उसके निराकरण की मांग करेंगे। इस मामले में स्टेशन के करीब रहने वाले निवासी हरूपलाल उइके ने पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि 2 नंबर प्लेट फॉर्म साइट पर झरिया मोहल्ले से स्टेशन के लिए आने वाली रोड मुरमीकृत है, जिससे बारिश में लोगों को परेशानी होती है। ये इसमें रोड बनना चाहिए सर। ये जो पीछे आपकी रोड आ रही है, जी। ये सीधी रोड कहाँ निकलती है? ये सीधे निकल जाएगी बालाघाट मेन रोड में, बालाघाट रोड मेन रोड है जी। यानी इधर बीच में झरिया मोहल्ला वगैरह भी है। तो इस मार्ग से लोग आना जाना करते हैं क्या स्टेशन पर? जी आते हैं सर, बहुत से लोग आते हैं। अच्छा, तो ये परेशानी कब पैदा होती है यहाँ पर चलने में? बरसात में होती है सर। बरसात। तो अगर पक्की रोड, अगर ये अनुमति अगर रेलवे दे देता है जी, तो आपके आसानी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा पैदल वालों के लिए। महाप्रबंधक के दौरे को लेकर पिछले 1 माह से स्टेशन पर जबरदस्त काम चल रहा है। विकलांगों के लिए जहां रैंप तैयार कर दी गई है, वहीं अन्य सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है। पद्मेश से चर्चा करते हुए स्टेशन के मुख्य प्रबंधक SK चौरे ने बताया कि पहले की अपेक्षा वारासिवनी स्टेशन पर सुविधाओं को बढ़ाया गया है। एक बड़ा शेड यात्रियों के लिए तैयार हो गया है, वहीं बैठने के लिए लग्जरी चेयर्स भी लगा दी गई है। श्री चौरे ने बताया कि पानी की उपलब्धता के लिए जगह जगह नल लगे हुए हैं। आज के 1-2 महीना पहले शायद आपने देखा होगा, यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो बिल्कुल नहीं के बराबर था। अभी नए स्टील बेंचेस, स्टील चेयर्स ये आए हैं। नया एक वेटिंग हॉल का जो एक्सटेंशन किया गया है, और हर तरफ आप देखेंगे स्टील की जो ग्रिल वगैरह हैं वो लगाई गई है। सीढ़ियाँ बनाई गई है पैसेंजरों को आने जाने के लिए, और जो दिव्यांग पैसेंजर है उनके लिए स्लोप वाला एरिया भी बनाया गया है। और लिपाई पुताई साफ सफाई ये तो हुआ ही है। मुख्य जो काम स्टेशन का सबसे बड़ा काम जो हुआ है, और सेफ्टी की दृष्टि से भी जो बहुत ज़रूरी था, वो है ये FOB, फुट ओवर ब्रिज। ये फुट ओवर ब्रिज होने से अगर गाड़ी खड़ी भी है या जब भी है तो पैसेंजर आसानी से क्रॉस कर देंगे। और एक मॉयल नगरी भरवेली में आयोजित अखिल भारतीय माइन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 16 जनवरी को 5 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष वर्ग के बीच आयोजित किया गया। दिन का पहला मुकाबला महिला वर्ग का आयोजित किया गया, जिसमें मॉयल नागपुर और गोंदिया के बीच भिड़ंत हुई। दोनों ही टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन अंत समय तक मॉयल नागपुर ने 1 गोल से जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला महिला वर्ग में भंडारा मॉयल और बालाघाट के बीच खेला गया। भंडारे ने बेहद उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक 3 गोल दागकर एक तरफा जीत दर्ज की। इसी दौरान महिला मुकाबले के बाद पुरुष वर्ग के 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें पहला मैच एकेडमी बालाघाट और सिख 11 जालंधर के बीच खेला गया। निर्धारित समय के दौरान दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। पेनल्टी शूटआउट से इस मुकाबले का निर्णय आया, जिसमें 3 के मुकाबले 4 गोल दर्ज कर बालाघाट एकेडमी ने जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग का दूसरा और दिन का चौथा मैच मॉयल नागपुर और लखनऊ आर्मी के बीच खेला गया। मैच नागपुर में अपने पुराने खेल को जारी रखते हुए उम्दा प्रदर्शन किया और लखनऊ आर्मी पर 3 गोल से जीत दर्ज की। दिन का आखिरी और पुरुष वर्ग का तीसरा मैच बेंगलुरु और सिटी क्लब गोंदिया के बीच में खेला गया। एक बार फिर पहले मैच की तरह कहानी दोहराई गई। निर्धारित समय के दौरान दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। पेनल्टी शूटआउट में सिटी क्लब गोंदिया ने 4 के मुकाबले 5 गोल दर्ज कर इस मुकाबले में जीत दर्ज की। 16 जनवरी को खेले गए 5 मुकाबले के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर B नागतोड़े, मेडिकल ऑफिसर मॉयल, निजात खान अधिकारी मॉयल, रेखा चौहान अधिकारी मॉयल, रीता ठाकरे अधिकारी मॉयल मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
इनके अलावा सैकड़ों की संख्या में दर्शकों ने इस मैच का लुत्फ लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक 17 जनवरी को गोंदिया के रास्ते बालाघाट सहित अन्य स्टेशनों का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। जैसा कि पद्मेश न्यूज ने 2 दिन पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं, इस बात की तमाम तैयारियां रेलवे स्टेशन परिसर में दिखाई दे रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण से पूर्व सारी तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई देते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार महाप्रबंधक अपने निरीक्षण के दौरान लामता से नैनपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तारीख तय कर सकते हैं। उसके साथ ही समनापुर से लामता के बीच ब्रॉडगेज निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की जा सकती है। वारासिवनी के मेहंदीवाड़ा में 4 दिवसीय अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 16 जनवरी से शुरू हुआ। प्रतियोगिता नेहरू युवा केंद्र और शब्बीर स्पोर्टिंग क्लब एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। पहले दिन अंतर विकास खंडीय टीमों के बीच जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ, जिसमें सेमीफाइनल में 4 टीमों ने अपनी बढ़त बनाते हुए फाइनल के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। आपको बता दें कि जिला स्तरीय इस टूर्नामेंट का उद्घाटन जनपद पंचायत उपाध्यक्ष खैरलांजी मधु शुक्ला के प्रमुख आतिथ्य और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख के विशेष आतिथ्य में हुआ। इस दौरान ग्राम के गणमान्य नागरिकों में बशीर खैरो, अब्दुल गफ्फार, आरपी अध्यक्ष अर्पण, ग्रामीण सेवा समिति हारून भारती, हाजी अब्दुल समद ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्थित एक प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ने बालाघाट की एक लड़की से सगाई करने के बाद अपने ही कॉलेज की एक छात्रा से निकाह कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सैफ अली निवासी भंडारा, जो वहां एक प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ है, नवंबर 2019 में बालाघाट में शादी हॉल में एक लड़की से सगाई की थी। सगाई के दौरान फरवरी 2020 में निकाह किया जाना तय किया गया था। इस दौरान दोनों पक्ष के रिश्तेदार उपस्थित थे। वधू पक्ष द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि भंडारा निवासी असिस्टेंट प्रोफेसर सैफ अली द्वारा गोपनीय तरीके से अपने ही कॉलेज की छात्रा से निकाह कर लिया। इस दौरान जब उन्होंने विवाह की बात की तो सैफ अली द्वारा दहेज में सगाई के दौरान कार नहीं देने की बात करते हुए शादी तोड़ देने की बात कही। कोतवाली पुलिस द्वारा प्रार्थी की शिकायत पर भंडारा निवासी सैफ अली के विरुद्ध धारा 420, 417 दहेज एक्ट का मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 सम्राट नगर बड़ी नहर के पास 16 जनवरी से 24 जनवरी तक जागृति महिला मंडल के तत्वाधान में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसके पहले दिन 51 कलशों की शोभा यात्रा निकालकर नगर के दीनदयाल चौक, बस स्टैंड, जय स्तंभ, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस कथा स्थल वार्ड नंबर 1 सम्राट नगर बड़ी नहर के पास पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। महाशिव पुराण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जागृति महिला मंडल के तत्वाधान में। सिवनी से कथावाचक आए श्री हरिओम शास्त्री जी, है ना। यह कार्यक्रम नगर की सुख शांति और समृद्धि के लिए कराया जा रहा है। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें क्या कहते हैं शोभा यात्रा दिनांक 16 तारीख और ये चलेगा 24 तारीख तक। 24 तारीख को विशाल भंडारा का आयोजन किया। जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के स्थानीय निर्माताओं, रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई की दुकान और कारखानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 16 जनवरी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे द्वारा वार्ड नंबर 19 बालाघाट स्थित नवीन होम पैक पर छापामार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान काली मिर्च और शाह जीरा की जब्ती सहित नमूने लेने की कार्रवाई की गई।
इस फर्म की शिकायत प्राप्त हुई है कि बिना किसी शासकीय दस्तावेज के मसाला पैकिंग का कार्य किया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान खाद्य विभाग का रजिस्ट्रेशन पाया गया। मौके पर निरीक्षण के दौरान 10 किलो काली मिर्च और 5 किलो शाह जीरा की जब्ती की गई और इसके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। संबंधित फर्म के खिलाफ सुधार सूचना पत्र जारी किया गया और नमूने की रिपोर्ट प्राप्त होने तक जब्ती को विक्रय न करने के निर्देश दिए गए। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। औषधियों के अवैध व्यापार पर कार्रवाई की जा रही है। जिले की दुकानों से दवाओं के 9 नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। औषधि निरीक्षक शरद जैन ने बताया कि कनकी स्थित पटले मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में भी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन पाया गया है। दुकान में दवाओं के स्टॉक में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। कनकी की इस दुकान के संचालक को जल्द ही कारण बताओ नोटिस जारी करके लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक शरद जैन ने आमजन से अपील की है कि उनकी जानकारी में यदि किसी दवा विक्रेता द्वारा नशीली दवाओं का विक्रय अवैध तरीके से किया जा रहा है तो इसकी सूचना कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन बालाघाट को उपलब्ध कराई जाए। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहारा निवासी विजय धुले को OLX पर बाइक दिखाकर अज्ञात व्यक्ति ने 15,000 रुपए की ठगी कर ली, जिसकी लिखित शिकायत प्रार्थी विजय ने थाने में की है। पद्मेश से विजय धुले ने बताया कि उसके द्वारा OLX पर एक HF डीलक्स बाइक को पसंद किया गया था, जिसकी कीमत 15,000 रुपए थी। बाइक मालिक से बात किया, जिसने अपना नाम परिमल कुमार बताते हुए कहा कि मैं आर्मी में हूं और अपना आर्मी कार्ड भेज कर दिखाया, जिसके बाद पहली बार मैं 5,000 रुपए जमा करने के लिए कहा, जिस पर 5,000 फोन पे से और बाद में 10,000 दिए, लेकिन बाइक नहीं मिली, जिसकी आगे पतासाजी करनी चाहिए गई तो संपर्क नहीं हो पाया। वारासिवनी थाने में आकर लिखित शिकायत की है और मांग की है कि जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ 15,000 रुपए की ठगी की गई है, ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाए। वो गाड़ी का रिपोर्ट लिखवाने आया था मैं। किसकी गाड़ी थी? OLX पे ऐड देखा था, तो जिसने डाला था उससे बात किया तो उसने बोला कि वो आर्मी ऑफिसर बता रहा था अपने आप को, तो उसने बोला सेक्रेटरी चार्ज जमा करना पड़ेगा 5,000 रुपये। तो 5,000 जमा किया और उसके बाद बोला कि आपके घर आएंगी गाड़ी, उसी के बाद आप पैसा देना। और फिर घर तो आई नहीं गाड़ी, लेकिन फिर बाद में फ़ोन आ गया उसका कि बोल रहा है कि 10,000 रुपये जमा करो, उसके बाद गाड़ी आएंगी। और फिर बोल रहा है लालबर्रा में आ चुका हूँ, फिर और 10,000 रुपये जमा करो बोल रहा है। तो गाड़ी मिली आपको? नहीं सर। वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय के स्थित सामुदायिक भवन में 16 जनवरी को विभागीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस RN परतेती, जनपद CEO संजीव गोस्वामी, तहसीलदार कैलाश कन्नौज, सुश्री चौरसिया, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें गणतंत्र दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही सभी विभाग को जिम्मेदारियां दी गई कि कौन सा विभाग किस जिम्मेदारी का परिपालन करेगा। नगरपालिका को निर्देशित किया गया कि वह नगर में भ्रमण कर पता करे कि कहीं प्लास्टिक के झंडे तो बाजार में बेचने नहीं आ रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं सभी विभागीय अधिकारी अपने कार्यालयों में समय का ध्यान रखकर ध्वजारोहण करें और ध्वज साफ, स्वच्छ व नियम अनुसार लगाएं, जिससे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का किसी प्रकार से अपमान न हो। केंद्र सरकार द्वारा CAA लागू किए जाने के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और शहर के प्रबुद्ध जनों द्वारा 20 जनवरी को रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली की तैयारी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए 16 जनवरी को शहर के काली पुतली स्थित हनुमान मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BM शरणागत ने। 20 तारीख को कम से कम 500 बढ़ जाएगी नागरिकता समर्थन नहीं, लेकिन जो CAA के लिए चल रहा है उसके लिए हमारा सतत संपर्क अभियान चालू है, जिसमें हम ये महसूस कर रहे हैं कि हर वर्ग के समुदाय, हर समाज के समुदाय, हर प्रोफेशनल्स, हर ग्रुप के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। और इसी चर्चा को लेते हुए 20 तारीख को
बालाघाट में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है और हम सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके उस रैली को सफल बनाएं। वारासिवनी के व्यवहार न्यायालय से जिला न्यायालय में प्रकरणों के स्थानांतरण से बार एसोसिएशन में आक्रोश व्याप्त है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विलास मिश्रा ने पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि वारासिवनी व्यवहार न्यायालय में पहले 5 कोर्ट थी, जिसमें 2 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय हैं। इसके अलावा 3 कोर्ट में 2 न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वारासिवनी के न्यायालय और 1 कोर्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय था। धीरे धीरे यहां से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का कोर्ट समाप्त हो गया, नई पोस्टिंग नहीं हुई, उसकी जगह पर जेएमएफसी की कोर्ट है। इस तरह 3 कोर्ट जेएमएफसी की है, जो अन्य थाना क्षेत्रों के लिए आवश्यक भी है। तो मैं समझता हूं कि पास्को अधिनियम के मामले जितने वारासिवनी तहसील के वारासिवनी न्यायालय के अंतर्गत आए हैं उतने तो बालाघाट में भी नहीं है। तो बालाघाट का कोर्ट बंद करके वहां का एक स्पेशल कोर्ट हमारे एडीजे को कर देंगे। तो ऐसा न करते हुए जो न्यायिक त्रुटि की गई है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और इसका एक ज्ञापन हम माननीय उच्च न्यायालय को, माननीय डीजे साहब को भी दे रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो मामले हैं वो यहीं पर निराकरण के लिए दे दिए जाएं और सीजेएम कोर्ट यहाँ बढ़ा करके जो 34(2) और जो पक्षकारों को यहाँ से जाने में जो तकलीफ हो रही है निराकरण करके। लालबर्रा स्थानीय जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 16 जनवरी को सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाद्य विभाग में पदस्थ अधिकारी पर दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। दहेज में नहीं दी कार तो असिस्टेंट प्रोफेसर ने तोड़ दी शादी, पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष का मुस्लिम समाज के युवाओं ने किया विरोध, सीएए पर जताई नाराजगी। 25 जनवरी तक धान खरीदी बढ़ाए जाने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष ने जिले के किसानों को दिया आश्वासन। महाप्रबंधक के आगमन से पहले रेलवे स्टेशन और परिसरों की बदली तस्वीर, 17 को निरीक्षण करेंगे अधिकारी। OLX के नाम पर धोखाधड़ी, बाइक दिखाकर 15,000 की ठगी। और खाद्य विभाग ने फिर शुरू की छापामार कार्रवाई, मसाला पैकिंग दुकानों से सामग्री जब्त। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।